प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनें। फर्स्ट टॉपिक नशा मुक्त भारत से रिलेटेड है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 का अनावरण किया है। एक्शन प्लान 272 सबसे प्रभावित जिलों के लिए प्रारंभ किया गया है। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय राज्य मंत्री द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए लोगो और टैगलाइन भी जारी की गई है और साथ ही नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक जागरूकता वीडियो भी जारी किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्यशील है। यह नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने से जुड़ी सभी पहलुओं का समन्वय और निगरानी करता है। विदित हो कि प्रतिवर्ष 26 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम है बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी। चलिए देखते हैं कि नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 क्या है। नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 में सर्वाधिक प्रभावित 272 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही नशा मुक्ति हेतु नारकोटिक्स ब्यूरो, सामाजिक न्याय द्वारा जागरूकता और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपचार के संयुक्त प्रयासों से इसके निदान हेतु प्रयास आरंभ किए गए। आपके जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के सिरसा और अंबाला, राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, जम्मू कश्मीर के जम्मू और कठुआ में अमीर वर्ग अफीम और हेरोइन जैसे महंगे नशे के दलदल में फंसा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आसियान 36 समिट से रिलेटेड है। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आसियान के 36वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस वर्ष 2020 के सम्मेलन की मेजबानी वियतनाम कर रहा है, जिसके कारण वियतनामी प्रधानमंत्री गुएन जॉन फुच इस सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं कि आसियान के 36वें शिखर सम्मेलन से संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य जोर कोविड-19 की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए पर है, क्योंकि इसके गंभीर दुष्प्रभाव के कारण सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया समेत आसियान की अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं गंभीर आर्थिक मंदी का सामना कर रही हैं। वियतनाम द्वारा शिखर वार्ता के पश्चात आसियान राष्ट्रों की ओर से प्रारूप विज्ञप्ति में कहा गया कि हम क्षेत्र में और विश्व पर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण आई अभूतपूर्व चुनौतियों एवं इसकी कीमत समझते हैं। हम मानवीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों की कीमत भी समझते हैं और उन लक्षित नीतियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो है विश्वास जगाए कि आसियान इस नाजुक संघर्ष में अग्रिम मोर्चे पर लोहा लेने के लिए तैयार है। इस सम्मेलन में उच्च प्राथमिकताओं के अंतर्गत आसियान कोविड-19 प्रतिक्रिया कोष स्थापित किया जाएगा, जिसका प्रयोग चिकित्सा आपूर्ति एवं सुरक्षात्मक उपकरणों की खरीद में सदस्य राष्ट्रों की मदद करना है। इस सम्मेलन में आसियान देशों के द्वारा चीन की क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध एकजुटता भी प्रदर्शित किया गया। चलिए देखते हैं कि आसियान क्या है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। आपको बता दें कि आसियान में महासचिव का पद सबसे बड़ा है। पारित प्रस्तावों को लागू करने का काम महासचिव का ही होता है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आसियान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया था। नेक्स्ट टॉपिक अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक टू कम अंडर आरबीआई सुपरविजन से रिलेटेड है। केंद्र सरकार ने जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी शहरी तथा राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की प्रत्यक्ष देखरेख में लाने का निर्णय किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आशय के अध्यादेश को स्वीकृति दे दी है। चलिए देखते हैं कि इन बैंकों को पहले कैसे विनियमित किया जाता था। आज के समय में ये बैंक आरबीआई तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के दोहरे विनियमन के अंतर्गत आते हैं। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार इन बैंकों के निगमन, पंजीकरण, प्रबंधन, लेखा परीक्षा, बोर्ड का निवर्तन और विघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। वहीं दूसरी ओर आरबीआई इन बैंकों के विनियामक की भूमिका निभाती है।
तथा आरक्षित नकदी और पूंजी पर्याप्तता जैसे नियमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होती है। आपको बता दें कि सहकारी बैंक राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के दो कानूनों बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून अधिनियम 1955 के तहत विनियामक के दायरे में आते हैं। चलिए देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई। सरकार द्वारा यह निर्णय धोखाधड़ी और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की कई घटनाओं के घटित होने के बाद लिया गया है, जिसमें पिछले वर्ष पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में हुए बड़े घोटाले सम्मिलित हैं। नेक्स्ट टॉपिक टोरपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच से रिलेटेड है। हाल ही में उन्नत टोरपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को नौसैनिक बेड़े में सम्मिलित कर लिया गया है। मारीच उन्नत टोरपीडो प्रणाली किसी भी टोरपीडे हमले को विफल करने में नौसेना की सहायता करेगा। चलिए देखते हैं कि मारीच क्या है। इस एंटी टोरपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच का डिजाइन और विकास स्वदेशी डीआरडीओ प्रयोगशाला में किया गया है। टोरपीडो का पता लगाने और टोरपीडो हमलों को असफल बनाने के लिए यह एक अत्याधुनिक स्वदेशी प्रणाली है। टोरपीडो हमलों के विरुद्ध यह प्रणाली किसी भी नौसेना की रक्षा उपायों को लागू करने में सहयोग प्रदान करने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि इस प्रणाली का प्रयोग करके आने वाले टोरपीडो का पता लगाया जा सकता है, रास्ते से हटाया जा सकता है, भ्रमित किया जा सकता है और उन्हें नष्ट भी किया जा सकता है। साथ ही दुश्मन की स्थिति का पता चलते ही मारीच का लॉन्च कर दिया जाता है, जिसके बाद यह लगातार अपनी स्थिति बदलते हुए रॉकेट लॉन्च करता रहता है। मारीच उन्नत टोरपीडो प्रणाली में कुल 10 रॉकेट लॉन्चर हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस डिकॉय सिस्टम के उत्पादन का कार्य करेगा। आपको बता दें कि यह प्रणाली रक्षा क्षेत्र की निर्भरता के साथ मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत को दृढ़ता प्रदान करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में की गई और यह एक नवरत्न कंपनी भी है। प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।